आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, बिहार में एनडीए अलायंस ने अपने बीच सीटों का बंटवारा कर लिया है। जी हाँ, वहीं जो इंडिया अलायंस है उनके बीच में अभी भी यह पेच फंसा हुआ है कि किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। लेकिन एनडीए अलायंस ने इसको स्पष्ट कर दिया। और इसके साथ ही बिहार के राजनीति में जो चाचा भतीजे का जो खेल चल रहा था, जो चाचा भतीजे के बीच का एक लड़ाई चल रहा था, जो पिछले काफी दिनों से भारतीय मीडिया में सुर्खी बटोर रहा था, उस लड़ाई पे भी पूर्ण विराम लग गया। और इस चाचा भतीजे के लड़ाई में चाचा के ऊपर भतीजा भारी पड़ गया। और यह होना भी था, और यह इसलिए भी होना था क्योंकि जो चाचा हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का भ्रम हो गया था कि वह एक बड़ा नेता बन गए हैं, जबकि उनको शायद जमीनी हकीकत नहीं पता है कि जो उनका वोटर है वह उनका नाम तक ढंग से नहीं जानते हैं। उस वोटर का जो एकमात्र पसंद है वह सिर्फ युवा बिहारी चिराग पासवान जी हैं, जो हमेशा बिहारी फर्स्ट का बात करते हैं। उनका हर एक नीति बिहारी फर्स्ट से जुड़ा हुआ होता है। उस चिराग पासवान जी को उनका वोटर अपना असली उत्तराधिकारी मानते हैं, और रामविलास पासवान जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी जो उनका वोटर हैं वह चिराग पासवान जी को ही मानते हैं, ना कि पशुपति पारस जी को। पशुपति पारस जी को जमीनी हकीकत को समझना चाहिए था। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ है, उससे तो स्पष्ट हो गया कि पशुपति पारस जी इस गठबंधन के हिस्सा अब नहीं रहे। ऐसे एनडीए ने उनको बाहर जाने के लिए नहीं कहा है और नहीं वो कभी कहेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी यह चाहता है कि फिर से जो चाचा भतीजा का जो ये मसला है वह दोनों एक जगह आ जाए। चाचा भतीजे के बीच का जो एक खाई है वह खत्म हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने कई एक बार यह प्रयास कर चुका है। इसके बावजूद भी अगर पशुपति पारस जी अगर जमीनी हकीकत को नहीं समझना चाह रहे हैं तो यह उनका दुर्भाग्य है। वह एक राजनीतिक जिस समय इस पार्टी में टूट हुआ था, उस समय का राजनीतिक परिस्थिति अलग था, जिसका फायदा उठाकर पशुपति पारस जी ने एक तरीके से चिराग पासवान जी को अलग थलग कर दिया। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुका है और उस बदलते परिस्थिति को पशुपति पारस जी को देखना चाहिए। जिस तरीके का उनके पास सुझाव गया था भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ दिन पहले कि आप दोनों लोग एक जगह हो जाइए और फिर से एक लोजपा बनाइए, अपने बीच के दूरी को खत्म कीजिए। अगर पशुपति पारस जी मान जाते तो शायद उनका जो राजनीतिक अंत था, जो उनका राजनीतिक यात्रा का अंतिम प्राप्त था, वह सम्मानजनक होता। लेकिन पशुपति पारस जी ने उस मौके को गंवा दिया है। और ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से गंवा दिया है, अभी भी उनके पास विकल्प है। अगर वो चाहेंगे तो उन विकल्पों का उपयोग करके अभी भी वो सम्मानजनक स्थिति अपना बना सकते हैं। बिहार की राजनीति में जो दलित वोटर है, जो खास करके जो पासवान समुदाय का है, जो रामविलास पासवान जी का वोटर है, उनका एक ही पसंद है, सिर्फ चिराग पासवान। वह किसी पशुपति पारस जी को नहीं जानते हैं। उनके बीच में पशुपति पारस जी कोई मैटर ही नहीं करता है। जहां चिराग पासवान खड़े हो जाएंगे वहां फिर कोई भी वोटर, रामविलास पासवान जी का एक वोटर भी पशुपति पारस जी के नाम पे वोट नहीं डालने वाले हैं। इस बात को उनको समझना चाहिए। ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है, इस सीटों के बंटवारे के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जदयू 16 सीटों पे, चिराग पासवान 5 सीटों पे और जीतन राम मांझी को 1 सीट मिला है और उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 मिला है। जिसमें बीजेपी के पास पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम है। वहीं जदयू के पास वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, शिवहर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जहानाबाद, सिवान, नालंदा, गोपालगंज है। तो वहीं चिराग पासवान जी को, लोजपा को जो मिला है वह हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई और खगड़िया। वहीं जीतन राम मांझी के पार्टी हम को मिला है गया, और उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 सीट जो मिला है वह काराकाट का, जिनका वह मांग कर रहे थे। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच जो सीटों का बंटवारा हुआ है, इस बंटवारे में जो 1 सीट है जिसके विषय में मैं जानता हूं, जो कि मेरे गृह जिस क्षेत्र से मैं ताल्लुक रखता हूं, शिवहर लोकसभा क्षेत्र से,
वो शिवहर लोकसभा क्षेत्र इस बार भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच अदला बदली हो, क्योंकि यह शिवहर लोकसभा क्षेत्र पहले भारतीय जनता पार्टी के पास था। इस शिवहर क्षेत्र से अभी भी जो सांसद है वो रामा देवी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद है और पिछले 2 टर्म की सांसद है। जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है उससे पहले भी जीतती हो, लेकिन 2 बार से तो मैं जानता हूं वह लगातार जीत रही हैं। 2014 में भी जीती थी वही और 2019 में भी जीती। लेकिन इन सीटों का अदला बदली कहीं न कहीं एक चीज को दिखाता है कि शायद रामा देवी जी का जो काम था वह उतना अच्छा नहीं था, जिसको कहीं न कहीं मैं भी महसूस किया हूँ, क्योंकि मैं भी उसी लोकसभा क्षेत्र का वोटर हूँ और मेरे क्षेत्र में रामा देवी जी का जो कार्य रहा है वह संतोषजनक नहीं रहा है। खास करके हम लोगों ने तो नहीं देखे हैं। एक तो बिहार के नेताओं के साथ, सांसदों के साथ सबसे बड़ा समस्या यह है कि वो लोग अपने क्षेत्र में समय नहीं देते। रामा देवी जी भी इसी तरीके के नेता थी, जिनको हम लोगों ने अब तक कभी भी अपने क्षेत्र में उस तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना चाहिए, उनको अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़ कर रहना चाहिए। उस तरीके का जुड़ाव रामा देवी जी का हम लोगों ने नहीं देखा। हो सकता है आती होंगी, लेकिन कब आती हैं, कब जाती हैं, इनके फंड से कौन सा काम हुआ है, इन सब चीजों की भी जानकारी उस क्षेत्र के बहुत से लोगों को नहीं है, पता भी नहीं चलता है। और इस बार मेरे क्षेत्र में जो परिस्थिति बना हुआ था, इस तरीके से वोटरों ने मन बना रखा था कि अगर रामा देवी जी खड़ा होती, वहां से अगर रामा देवी को टिकट मिलता तो बिल्कुल 100% ये सही था कि रामा देवी जी हार जाती, इनको वोट नहीं मिलने वाला था इस बार। लेकिन यह सीट जदयू को दे दिया गया है। अब देखना यह है कि जदयू इस सीट को जीत पाता है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि शिवहर का सीट इस बार फंसेगा। क्यों फंसेगा? क्योंकि जहां तक अब अभी खबर आया है कि शिवहर से जदयू लवली आनंद को प्रत्याशी बना सकता है। वही लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी है और चेतन आनंद जो कि शिवहर विधानसभा से ही विधायक भी है, अभी उनकी मम्मी है, उनका मम्मी है, माँ है। लेकिन जिस तरीके से आनंद मोहन जी का विवादित बैकग्राउंड है, जिस तरीके से आनंद मोहन जी को रिहाई दिया गया था, उनको जेल से बाहर निकाला गया था, उनको सजा में छूट दिया गया था, नियम को बदलकर, कानून को बदलकर, उसका कहीं न कहीं जो प्रभाव है वो लवली आनंद के ऊपर पड़ सकता है। अगर इंडी गठबंधन और खास करके तेजस्वी यादव अगर उस क्षेत्र में जोर दिया और अगर वह आनंद मोहन वाले मुद्दे को मुद्दा बनाता है, चुनावी मुद्दा, तो हो सकता है कि इस बार शिवहर का सीट एनडीए गठबंधन को गंवाना पड़ेगा। ऐसे पक्का नहीं है। एक और उसमें फैक्टर है कि वहां से शिवहर से इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो भावी प्रत्याशी के तौर पे देखा जा रहा था, जो पिछले काफी दिनों से दौड़ धूप कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों से प्रचार भी करवा रहे थे, लगातार बड़े बड़े नेताओं से मिलना जुलना था, उनका नाम है योगी अखिलेश्वर दास। वह इस बार पूरा तैयारी में थे कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यह बात तो पक्का सबको पता था कि रामा देवी का टिकट कटने जा रहा है शिवहर लोकसभा से। लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि पूरा सीट ही बदला हो जाएगा, यह सीट ही इस बार जदयू को दे दिया जाएगा, भाजपा इस सीट को छोड़ देगी। और अब जब ऐसा हो गया है तो अब देखना यह है कि योगी अखिलेश्वर दास जी क्या करते हैं। क्या वह पार्टी के साथ रहते हैं, पार्टी के साथ में रहकर उनके पार्टी हित को देखते हुए वह अपने राजनीतिक हित को त्यागते हैं, वह लवली आनंद के समर्थन में खड़े होते हैं, वह एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देते हैं या फिर निर्दलीय उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। अगर वहां पे अगर इस तरीके का परिस्थिति बना, अगर योगी अखिलेश्वर दास अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता है, तो ऐसा हो सकता है कि एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा लवली आनंद, उनके लिए स्थिति अच्छा ना हो, उनको वह सीट गंवाना पड़ जाए। लेकिन जिस तरीके का अपील नरेंद्र मोदी जी का और जिस तरीके का मूर्खतापूर्ण बयान इंडिया अलायंस के नेता दे रहे हैं, जिस तरीके का मूर्खतापूर्ण बयान अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने दिया है मुंबई के शिवाजी पार्क से कि हम हिंदू शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे बयानों को अगर भारतीय जनता पार्टी, जो कि अब उठा चुकी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के उस बयान का जवाब दिया और बहुत ही करारा जवाब दिया है, अगर उन मुद्दों को अगर मोदी जी के साथ साथ अगर नीतीश कुमार सही से बिहार में अगर भुनाएंगे
तो फिर संभव है कि वो सीट निकल जाएगा, क्योंकि शिवहर लोकसभा क्षेत्र हिंदू बहुल क्षेत्र है और ठीक ठाक वोट मिल जाता है, ऐसा नहीं कि वोट कोई कम मिलता है, बढ़िया वोट। तो देखिए क्या होता है आगे, फंसता है सीट या निकलता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।